हेलो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 6 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रखी है पॉलिटी की, और उसका एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, विविधता की समझ। और आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें, विविधता एवं भेदभाव। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था विविधता क्या होती है ना। तो क्या होती है विविधता, इससे आप क्या समझते हैं कि विविधता क्या होती है। देखिए, भारत एक विविधताओं का देश है। तो भारत में विविधता है कैसे है। भारत में विभिन्न धर्म हैं, उनके अनुयायी रहते हैं, विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, उनके अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं। ये क्या है कि विविधता के पहलू हैं। ठीक है, ये क्या है कि विविधता के पहलू हैं। लेकिन देखिए, भारत में इन विविधताओं के कारण अगर भारत समृद्ध होता है तो भारत में भेदभाव भी होता है। तो उन विविधताओं के जरिए भारत में भेदभाव कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, हमारी बुक से स्टार्ट करते हैं, फिर जो हमारा नोट्स है हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पहले चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव। हम क्या हैं, कैसे हैं, कौन सी चीज़ों पर, कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ठीक है, ये बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन सी भाषाएं हम बोलते हैं, कौन से खेल हम खेलते हैं, ये इन सब पर निर्भर करता है। हम क्या हैं, कैसे हैं, कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी विविधता पर हमारे भूगोल का और उसके इतिहास का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आज भारत में इतनी विविधता क्यों है, उसका कारण भी क्या है, भौगोलिक संरचना, भौगोलिक कारण, और उस भौगोलिक कारण की वजह से उसकी तरफ आकर्षित होकर आए हुए, अतीत में आए हुए लोग, जिनकी वजह से भारत इतना डाइवर्स है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं कि विविधता एवं भेदभाव। तो इस विविधता के कारण भेदभाव भी होता है, क्या होता है, कैसे होता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तो देखिए, भारत विविधताओं का देश है, लेकिन ये विविधता जो है हमेशा खुशी का कारण नहीं बनती है। इस विविधता से हमें हमेशा खुशी नहीं मिलती है कि हमारा भारत डाइवर्स है तो हम हमेशा इसके जरिए खुशी रहेंगे, नहीं। ये विविधता, देखिए, आप ना उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो आपकी तरह दिखते हैं, आपकी तरह बोलते हैं, आपके धर्म के हैं, आपकी संस्कृति के, आपकी तरह कपड़े पहनते हैं। आप उन लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय उनके जो आपसे अलग हैं, आपसे अजनबी हैं, अलग धर्म से हैं। आप उनसे मिलेंगे, आपको वो अपरिचित से लगेंगे, लेकिन उनसे मिलते ही आप उनके बारे में जजमेंट पास कर देना, उनके बारे में एक अलग तरह की राय बना लेना कि ये इंसान ऐसा है, ये इस धर्म से आता है तो ये इंसान ऐसा है, ये इस कास्ट से तो ये इंसान ऐसा है, इसका लिंग ये है, अगर ये लड़का है तो ऐसा, लड़की है तो ऐसी है। ये तरह तरह की धारणाएं अपने मन में बैठा लेना, उनके प्रति अपने मन में पहले से ये सब विचार बना लेना, ये क्या है, पूर्वाग्रह है। ठीक है, देखिए, यह विविधता हमेशा खुश रहने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ रहना सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं, यानी कि हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत ही अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। जैसे वो खास तरह की राय क्या होती है, अब आप पढ़ने गए, आप स्कूल में हैं, गांव के स्कूल में पढ़े हैं, फिर आप कॉलेज के लिए शहर गए, तो देखिए, आपने जो गांव में पढ़ाई की, गांव के माहौल में रह के आपने जो सीखा पढ़ा, उस माहौल में और जो आप शहर में जाके सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें काफ़ी भिन्नता पाएगी। तो आप शहर में जाके शहर के लोगों को देख के, उनकी चाल चलन को देख के, उनके आचार व्यवहार को देख कर आप उनके बारे में जज कर ले कि लोग तो गलत हैं, इनका व्यवहार ऐसा है। तो आप ये भी देखिए ना, आप अलग माहौल से आए हैं इसलिए आपको उनमें फ़र्क नज़र आ रहा है। अब वो लोग आपके बारे में राय बना ले कि गांव के लोग हैं, इनको क्या ही कुछ पता, ये तो अज्ञानी हैं, गंवार हैं। तो ये पूर्वाग्रह हैं जो हमें उन लोगों को एक अलग तरीके से देखने से रोक देते हैं। शहर वाले गाँव वालों को एक यूनिक वे में नहीं देख पाते कि उनके पास भी उनकी अपनी क्षमताएँ हैं, अपने गुण हैं जिसके आधार पर वो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब की वजह से इनकी गुण, इनकी क्षमताएं छुप जाती हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। ये पूर्वाग्रह होते हैं जो कि नकारात्मक राय होती है, उन्हें पूर्वाग्रह बोलते हैं। हम किसी के बारे में नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव राय बना के रखते हैं।
ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसों से सरोकार रखने वाले। कौन से कथन? ये यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे कि आधे से ज़्यादा लोग भारतीय गांव में रहते हैं। चलो मान लिया, ठीक है, रहते हैं, लेकिन आप उनके बारे में सोच लें कि गांव के लोग अज्ञानी हैं, गांव के लोग गंवार हैं, और आप गांव वाले शहर वालों के बारे में सोच ले, गांव के लोग शहर के लोग सिर्फ स्वार्थी हैं, पैसों से मतलब है उन्हें, ठीक है, वो सिर्फ पैसों से सरोकार रखते हैं, उन्हें और किसी से कोई मतलब नहीं है, वो आलसी हैं। तो ये क्या है? ये पूर्वाग्रह हैं। ये क्या है? पूर्वाग्रह। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों के अज्ञानी की तरह देखते हैं जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। क्या समझा हमने पूर्वाग्रह के बारे में? कि किसी के बारे में पहले से बनाई हुई कोई भी राय, उसे जाने बगैर, समझे बगैर, वो किस क्षेत्र से आता है, वो लड़का है या लड़की है, उसका धर्म क्या है, वो किस तरह की भाषा बोलता है, सिर्फ इसी बेसिस पर आप उनके बारे में अलग तरह की राय बना लेते हैं, तो इन्हें हम पूर्वाग्रह होते हैं। ये नकारात्मक, ये नेगेटिव वे में होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने धर्म के लोगों को अच्छा समझते हैं तो दूसरे लोगों को नीचा समझेंगे। वो क्यों? क्योंकि आप उनके धर्म की वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, आप लड़के हैं तो लड़कियों की वैल्यू नहीं करते, आप लड़की हैं तो लड़कों को वैल्यू नहीं करती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पूर्वाग्रहों की वजह से होता है, ये हमेशा नकारात्मक होते हैं। जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी एक पूर्वाग्रह है। आपको क्या पता कि वो सामने वाला कैसा है? आपकी फर्स्ट मीटिंग है, आप उसके बारे में राय बना रहे हो, अरे लड़की है ऐसी होगी, ये लड़का है ऐसा होगा, सब लड़के एक जैसे होते हैं, सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं। अरे नहीं भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा संसार ही एक जैसा है। कि उस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे, इसका मतलब ये नहीं पूरा ग्रुप ही ऐसा है। समझिए, जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का एक ही तरीका है। अब आप समझिए, जब गांव का बच्चा शहर में पढ़ने जाएगा तो उसको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती होगी, लेकिन जब शहर का बच्चा, उसको इंग्लिश भी अच्छे से आती होगी, तो वो समझता होगा इंग्लिश वाले बच्चे अच्छे होते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब सब कुछ वही है। वो इंग्लिश को ही सबसे महत्वपूर्ण और ब्यूटीफुल लैंग्वेज समझते हैं। तो वो क्या दूसरी भाषा बोलने वाले बच्चों को उतनी इंपॉर्टेंस देंगे? क्या उन्हें अपने बराबर समझेंगे? नहीं, वो उनके साथ भेदभाव करेंगे। ठीक है, वो उन्हें अपने बराबर नहीं समझेंगे। जब हम ये सोचने लगते हैं तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते। तो फिर जब हम इंग्लिश को ज़्यादा अहमियत देंगे तो हिंदी बोलने वालों को हम इज्जत नहीं दे पाएंगे। वो कोई और क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, हम उतने रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे और हम उन्हें नापसंद करने लगेंगे। तो शायद हम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना भी पसंद ना करें। और इसी ही घृणा के कारण, इसी पूर्वाग्रहों के कारण हम उनसे इस तरीके का व्यवहार कर बैठें कि वो उन्हें दुख पहुँचाए। ये क्या है? भेदभाव है। क्या है? भेदभाव। किसकी वजह से हुआ? ये पूर्वाग्रहों की वजह से हुआ। आपने किसी के बारे में उसकी लैंग्वेज को लेकर, उसकी कास्ट को लेकर, उसके रिलीजन को लेकर कोई पर्टिकुलर राय अपने मन में बना ली और उसी के अकॉर्डिंग उसको जज कर रहे हैं, उसके साथ बिहेव कर रहे हैं। तो ये क्या है? भेदभाव है। ठीक है, ये क्या है? भेदभाव है। जब कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को किसी अलग वे में करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप में देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं, है ना। हम शायद उनको इतनी रिस्पेक्ट ना दे पाएं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास को लेकर, उनके कलर को लेकर, उनके कपड़े पहनने के तरीकों को लेकर, वो जहाँ से आते हैं उसको लेकर इत्यादि। हमारे मन में बनाई गई है पूर्वाग्रह इतने पक्के हो जाते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते कि गांव का लड़का है, हम इससे दोस्ती नहीं करेंगे। वो शहर का लड़का है, हम उससे दोस्ती नहीं करेंगे। वो बदतमीज़ है, वो कंजूस है, क्योंकि शहर के लोग ऐसे होते हैं, इसलिए आपने उसके बारे में भी ऐसा सोचा और आपने उसको दोस्ती करना जरूरी नहीं समझा। अगर आप उससे बात नहीं करेंगे, दोस्ती नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला कैसा है? लेकिन आपने इन सब के बगैर उसको जज कर लिया कि गांव का है, शहर का है, तो वो ऐसा होगा, और आप उस बेसिस पे उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहते। तो ये क्या है? पूर्वाग्रह। और इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही? अच्छा जी, अब देखो लड़के और लड़की में भेदभाव कैसे होता है। कैसे होता है लड़के और लड़की में भेदभाव? अब इनको लेकर भी पूर्वाग्रह होते हैं समाज में। कैसे पूर्वाग्रह होते हैं? कि हमारे माइंड में
होता है कि लड़के ये काम करते हैं और लड़कियां ये काम, लड़के इस काम के लिए बने, लड़कियां इस काम के लिए बनी। हम उनके पैदा होते ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि लड़का बड़ा होकर ये करेगा, लड़की को तो बड़े हो गए घर संभालना है, उसको घर का काम सिखाओ, किचन का काम सिखाओ सारा, ठीक है। यही होता है, सभी के साथ ऐसा ही होता है। हम समाज में रहते हैं, जिस भारत में हम रहते हैं, जिस गाँव में हम रहते हैं, भारत गाँव में बसता है, और जिन गाँव में हम रहते हैं उनका आज भी यही हाल है। हो सकता है शहरों में भी बिल्कुल संपूर्ण तरीके से कुछ भी सही ना हुआ हो, लेकिन गांव, शहरों की अपेक्षा गांव में आज भी ऐसा होता है। सभी लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन गांव में आज भी ऐसा होता है। कई इलाके हैं जहाँ इस तरीके के व्यवहार लड़के और लड़कियों में किए जाते हैं, भेदभाव किए जाते हैं। देखिए, अब ये नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनके बारे में आप क्या समझते हैं कि कौन सा किसके लिए होगा? हाँ, देखिए, वो बहुत ही सुशील हैं। तो ये कमेंट पढ़ के आपके दिमाग में क्या आएगा कि कौन है सुशील? लड़का? अरे नहीं, नाम तो है लड़के का सुशील, लेकिन होनी चाहिए लड़की, सुंदर और सुशील संस्कारी लड़की, राइट। ये कंडीशन लड़कियों के लिए होती है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। कौन? लड़की। लड़की अगर घर में थोड़ी तेज बोलते है तो उनको घर वाले कहते हैं अरे थोड़ा धीरे बोलो, अगले घर जाना है, उनको ऐसे कह के चुप कर दिया जाता है। और लड़के तो जैसे दबंगगिरी करने के लिए बने हैं, वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ, ये लड़कों के लिए सोचा जाता है, ठीक है। शरारती लड़के होते हैं, नृत्य करने लड़कियां, रोते नहीं हैं लड़के। ये देखो सबसे बड़ी बात है, जब लड़के छोटे होते हैं ना, छोटे बच्चे 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, वो गिरते हैं, चोट लगती है, रोते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं कहा जाता कि कोई बात नहीं, उनको मना के आराम से चुप नहीं किया जाता, लेकिन उनको ये कह के चुप किया जाता है कि तुम तो लड़के हो, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, लड़के रोते नहीं हैं। और उनको उस टाइम से सिखाना शुरू करते हैं, तब तक वो बड़े होते हैं, उनको यही सिखाते रहते हैं, और उसके दिमाग में बात फिट हो जाती है, हाँ कि लड़के रोते नहीं। ये क्या है? पूर्वाग्रह है, हमने राय बना ली और उसको बैठा रखा अपने दिमाग में, उसको हम चेंज नहीं करना चाहते। ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के ये काम करेंगे, घर का काम सिर्फ लड़कियां करेंगी, बाहर का काम लड़के करेंगे। क्यों आप अपने बेटा और बेटी को दोनों को घर का काम नहीं सिखाते, दोनों को बाहर का काम नहीं सिखाते, दोनों को बराबर रखिए। ना लड़का लड़की से बढ़कर है, ना लड़की लड़के से बढ़कर है, दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, कोई एक दूसरे से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उद्यमी होते हैं लड़के, खेल में निपुण होते हैं लड़के, खाना पकाने में निपुण होती हैं लड़कियां, भावुक होती हैं लड़कियां, सहनशील लड़कियां, लड़कियों के साथ कुछ हो जाए तो सहन करना सीखो। आवाज़ उठाने के लिए उन्हें कोई नहीं कहता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, नहीं, कोई बात नहीं, सह लो, सब ठीक हो जाएगा। उनको ऐसे कह के चुप करा दे। ये क्या है? ये पूर्वाग्रह हैं, इनके बेसिस पे हम लड़कों और लड़कियों में भेदभाव करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनको देते हैं कि ये काम लड़कियों का है, ये काम लड़कों का है, लड़के ऐसे होते, लड़कियां ऐसी होती हैं, और हम उन्हीं रूप में फिर उनको देखना चाहते हैं। हम भी, मैं भी और आप भी लड़कों और लड़कियों को इसी रूप में देखना चाहते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए क्या है, अगर आप इस कथन को लें कि रोते नहीं हैं, तो कौन नहीं रोते भाई? लड़के नहीं रोते। ये किसके लिए यूज़ होगा? लड़कों के लिए, है ना, ये लड़कों के लिए यूज़ होगा। आमतौर पर लड़कों और पुरुषों से जोड़ा जाता है इसको कि रोते नहीं हैं। लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य एक को चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, लड़कियों की तरह मत रो। तो बड़ा होकर उसको अगर कभी रोने का मन करे, उसका दिल दुखी है, दर्द हो रहा है, वो परेशान है, उसको गुस्सा आ रहा है, तो भी वो चाहकर भी अपने गुस्से को निकाल नहीं सकता रोक के, अपनी फ्रस्ट्रेशंस को नहीं निकाल सकता, वो अपने दुख को जाहिर नहीं कर सकता रोक के, वो अंदर ही अंदर घुटने लग जाते हैं, रोते हैं। समय उनके दिमाग में आता है अगर रोएंगे तो सामने वाला हमें चिढ़ाएगा कि देखो कैसे लड़कियों की तरह रो रहा है, ये कितना कमज़ोर है ना। तो ये सब क्या है? ये पूर्वाग्रह हैं। हम लगातार सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को बिना सोचे समझे हम मान लेते हैं। हम ही सवाल ही नहीं करते कि क्यों। जब तक हम क्यों नहीं बोलेंगे ना, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ। जब लड़कियों को कहा जाता है कि तुम सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी हो, तो उस दिन वो लड़की पलट के ये नहीं पूछती कि क्यों, हम क्यों सिर्फ घर का काम करने के लिए बने, क्यों हम बाहर का काम नहीं कर सकते। क्यों लड़कों को ये कहा जाता है कि तुम कमाने के लिए बने, और लड़कियों को ये कहा जाता है कि पढ़ोगी तो ठीक, अन्यथा तुम्हें तो मिल जाएगा कोई कमाने वाला, तुम्हारी शर्तें, तुम्हारे सपने पूरे करने वाला। अरे लड़कियों को ये सिखाओ ना कि अपने सपने अपने दम पर पूरा करो ना, अपनी कंडीशंस पे पूरा करो। क्यों अपने जीवन के सपनों को किसी और के हाथ में देते हो? क्यों अपने जीवन को किसी और की शर्तों पे जीते हो? क्यों?
तो ये सब समझाने की आवश्यकता है और ये हम बचपन से सीखते हैं कि हमारा व्यवहार इसके अनुसार ही होना चाहिए। सभी लड़कों और लड़कियों को इसी छवि के अनुरूप हम अब देखना चाहते हैं। जब तक हम इस समय चेंज नहीं चाहेंगे इनमें चेंज होगा भी नहीं। ठीक है, ये हम बचपन से बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे ना, तभी इनमें चेंज आ पाएगा। अब देखिए रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या हैं। हमने पूर्वाग्रहों के बारे में पढ़ा। पूर्वाग्रह क्या होते हैं? किसी के बारे में पहले से ही बनाई गई कोई राय जिसे हम अपने मन में बिठा लेते हैं, वो पूर्वाग्रह होते हैं। अब रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं? रूढ़िबद्ध धारणा होती है कि किसी भी इंसान को किसी एक छवि में बांध देना। हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं और उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे कि गांव के लोग गंवार, कोई एक आधा ऐसा है तो पूरे गांव को ही गंवार बना दिया। गांव के लोग अज्ञानी, शहर के लोग कंजूस, आलसी, स्वार्थी। कुछ लोग ऐसे हैं तो सभी को ऐसा बना दिया। क्या है? रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो सभी लोगों को एक ही खांचे में जड़ देती हैं। ठीक है, कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में ऐसी पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। सिर्फ इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं उस समूह में, हम पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना सही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अद्वितीय तरीके से देखने से रोकती हैं। अब देखिए, हर इंसान में अपना गुण, अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स होती हैं। अगर हम सभी के बारे में ऐसी राय बनाएंगे तो हम उसको उस नज़रिए से नहीं देख पाएंगे, हम उसके गुणों को नहीं देख पाएंगे। इसलिए तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसा माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, जैसे लड़कियां घर का काम करती हैं, लड़कियों को बड़ा होके आगे जाके घर संभालना है, उनको पढ़ाना लिखाना इतना ज़रूरी नहीं है। ये सब यही रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, यही रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनके करने की काबिलियत शायद हम में हो। हमारे दिमाग में कोई बात आ जाती है, हम अपने घर वालों को बताते हैं तो घर वाले ये कह के मना कर देते हैं। अब जैसे किसी लड़के ने अपने घर वालों के सामने ये डिमांड रखी कि मुझे शेफ़ बनना है, तो हमने रूढ़िबद्ध धारणा में क्या हमने खाना बनाने में निपुण है कौन? लड़कियां। अगर लड़का ये डिमांड रख रहा है तो लड़की कहेंगी क्या लड़कियों वाले काम सीख रहे हैं, कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग कर, आर्मी में जा। अब लड़की ने डिमांड रखी मुझे आर्मी में जाना है, क्या लड़कों वाले शौक पाल रही है, अपने घर का काम सीख। ऐसा होता है। हमें टैलेंट है, हम लड़ सकते हैं, हम देश की सेवा कर सकते हैं, हम बॉर्डर पे जा सकते हैं, लेकिन वो लड़कों का काम है। ये रूढ़िबद्ध धारणा हमारे मन में है और हम लड़कियों को ऐसा करने से रोक देते हैं। हालांकि उनमें ऐसा गुण, ऐसी क्षमता उनमें हो सकती है, लेकिन हम उसे करने नहीं देते। लड़के एक अच्छे शेफ हो सकते हैं, लेकिन वो लड़कियों का काम है। इस पूर्व धारणा से, इस रूढ़िबद्ध धारणा से, इस पूर्वाग्रह से हम उनको ऐसा काम करने से रोक देते। तो ये इनके साथ क्या हो रहा है? भेदभाव। क्या हो रहा है? भेदभाव। उनके आर्टिकल का मतलब फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। समानता का अधिकार, आर्टिकल 16, समान अवसर काम करने के, लोक नियोजन में समान अवसर, इसका उनका वॉयलेशन हो रहा है, लेकिन लोग कुछ बोलते नहीं हैं। अब माँ बाप के खिलाफ हर बात में हम जा भी नहीं सकते। वो कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए, पढ़ाया लिखा है, तुम अब ये कर रहे हो, तो माँ बाप के खिलाफ ऐसे मत जाओ, इनका विरोध करो, प्यार से समझाओ उन्हें। ठीक है, आपके पेरेंट्स से समझेंगे, जरूर समझेंगे। हाँ, इन चीज़ों को ख़त्म होने में देखिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझेंगे तो किसे समझेंगे, है ना। असमानता एवं भेदभाव से आप क्या समझते हैं? अब देखो, एक पूर्वाग्रह, एक रूढ़िबद्ध धारणा ये भी है कि लोग कहते हैं कि कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं जानते, पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन यह दिखा रहा है कि मुसलमानों की गरीबी इसका महत्वपूर्ण कारण है। उनके पास अवसर नहीं है, ऐसे संसाधन नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, इसलिए वो लड़कियों को या तो स्कूल भेज नहीं पाते या समय से पहले ही निकाल लेते हैं। लेकिन लोगों के मन में धारणा कि वो पढ़ाना ही नहीं चाहते, उनकी मेंटेलिटी ही ऐसी है, उनका धर्म ही ऐसा है। तो ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो एक धर्म के प्रति हम अपने धर्म के प्रति दूसरे के धर्म को कम समझते हैं, हम अपने आप को सुपीरियर, दूसरे को अपने से कमतर समझते हैं। तो ये सब क्या है? ये पूर्वाग्रहों, रूढ़िबद्ध धारणाओं के साइड इफेक्ट्स हैं जिससे हम भेदभाव करते हैं। ठीक है, जिनसे हम भेदभाव करते हैं, लड़कों में, लड़कियों में, एक धर्म से दूसरे धर्म के लोगों में, तो ये गलत है। भेदभाव तब होता है जब लोग, अच्छा भेदभाव कब होता है? हम कब किसी के साथ भेदभाव करते हैं? भेदभाव तब होता है जब लोग रूढ़िबद्ध धारणाओं और पूर्वाग्रहों के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, लड़कों का मन शेफ बनने का है तो उन्हें रोक दिया जाता है। लड़कियां वो आर्मी में या डिफेंस में जाना चाहती हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। वो पायलट बनना चाहती हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। क्यों?
क्योंकि हम उनके साथ उनका व्यवहार इसलिए करते हैं, ऐसा व्यवहार कि हमारे मन में रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई हैं, ऐसे पूर्वाग्रह हैं कि ऐसा काम लड़कों का होता है, ऐसा काम लड़कियों का, उसके बेसिस पे हम उन्हें कुछ गतिविधियां करने से रोक देते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को कहीं रहने नहीं देते, कुएं में पानी, हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल की गई कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते। इसका मतलब हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर 1 और समीर 2 थे, उनकी धार्मिक विविधता थी उनमें, वो अलग अलग धर्म से थे, अमीरी गरीबी भी थी। अब देखो विविधता भी थी उनमें और असमानता भी थी, तो ये विविधता और असमानता कई बार दोनों ही भेदभाव का कारण बन जाती हैं। कैसे, देखिए इसको भी हम समझते हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करेंगे पिछले पार्ट में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता था। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। जब आप समझे कि हमारा धर्म ही सबसे बेस्ट है, हमारी भाषा ही सबसे अच्छी है, हमारा शहर ही सबसे अच्छा है, शहर के लोग ही सबसे अच्छे हैं, तो आप गाँव के लोगों को, अपने से दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को, आपसे अलग धर्म के लोगों को आप कम समझने लगते हैं, आप उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। तो इसकी वजह से भेदभाव होता है, इसकी वजह से भेदभाव होता है। अब उनमें धार्मिक विविधता थी, ये विविधता का पहले, लेकिन विविधता कभी कभी भेदभाव का कारण बन जाती है। कब, जब हम दूसरों की चीज़ों को उतनी वैल्यू ना दें, ठीक है, जितनी हम अपने आप को देते हैं, अपने धर्म को देते हैं, अपनी भाषा को देते हैं, तो ये विविधता भेदभाव का रूप ले लेती है। अच्छा, भेदभाव दोनों तरफ से भी होते हैं। जैसे कि अब आप किसी अलग धर्म से हैं जिसकी संस्कृति को इतना मूल्यवान नहीं समझा जाता, ऊपर से आप गरीब भी हैं, तो आपको दोनों तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, ऊपर से यदि वे गरीब हैं, उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह, खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा है? अब तक हम पढ़ते आ रहे रूढ़िबद्ध धारणाओं, पूर्वाग्रहों की वजह से, रूढ़िबद्ध धारणाओं और पूर्वाग्रहों की वजह से ऐसा होता है। अब भेदभाव का सामना कास्टिज्म में भी बहुत है। हमारी जातिगत व्यवस्था ऐसी है कि हम उसके बेसिस पर लोगों के साथ बहुत भेदभाव करते हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग बहुत से काम करते हैं, ठीक है, कोई नाई का काम करता है, कोई पढ़ाने का, कोई बर्तन बनाने का, मछली पकड़ने का, खेती का, बुनाई का इत्यादि। इनमें से कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है, इसलिए जो इन कामों को करते हैं उन्हें गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा पहलू है, जो कि बहुत ही भयंकर पहलू है, जिसको हमें समझना चाहिए। हम गांव के बच्चे हैं, हमें इतना पता है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं। शहर के बच्चों को भी पता है कि अमीरी गरीबी में वो कैसे फ़र्क करते हैं। देखिए, हम सभी को पता है कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हम उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। आज हम इस चैप्टर में उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आज भी समाज में हैं। हमें उनके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे चलकर हम इन चीज़ों को ख़त्म कर सकें, इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, इसकी हमें नॉलेज हो ताकि आगे जाके इन चीज़ों को हम जड़ से मिटा सकें, इन्हें मिटाने में कुछ अपनी भूमिका निभा सकें, है ना। अब देखिए, जाति व्यवस्था का एक बड़ा पहलू है। कैसे? लोगों को सीढ़ियों में बांटा गया है, जैसे कि किसी ने अपने आप को सबसे ऊंची जाति का माना है और जिसको सबसे नीचे रखा गया, ऊपर जो रखे गए वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो नीचे हैं वो अछूत हैं, दलित हैं, अयोग्य हैं, अपवित्र हैं। उन्हें ऐसा कह के उनको ऐसे टैग दे दिए गए। क्यों? क्योंकि वो इस तरह का काम करते हैं, काम के आधार पर उनके जाति को बांट दिया गया है। तो क्या ऐसा सही है, उचित है? हालांकि आज आप ऐसा नहीं करते, लेकिन वो सिस्टम आज भी है। आज आपको काम करने की स्वतंत्रता, आप कोई भी काम किसी भी कास्ट से हैं लेकिन आप उसके अलग अकॉर्डिंग काम करना जरूरी नहीं है। आप ब्राह्मण से हैं तो जरूरी नहीं आप पढ़ाएंगे, आप डिफेंस में जा सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। आज आपको इसकी स्वतंत्रता है, लेकिन वो पहले के पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणाएं कि वो लोग ऐसा काम करते थे, इसलिए उनके आज भी दलित लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है, क्योंकि वो पहले ऐसा काम करते थे। ठीक है, उन रूढ़िबद्ध धारणाओं, पूर्वाग्रहों की वजह से आज भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। समझ रहे हैं ना आप?
आज भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। देखिए, यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों को समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, ऊंची जाति को उत्कृष्ट कहा, नीचे रखा उनको दलित, अयोग्य, अछूत कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा इन्हें और काम करने की इजाजत नहीं थी। आज इन्हें इजाजत है, लेकिन वो रूढ़िबद्ध धारणाएं, पूर्वाग्रह आज भी बने हुए हैं, जिनके आधार पर हम आज उनके साथ भेदभाव करते हैं। ये भेदभाव आज भी मौजूद है। जैसे कि घरों में घुसने, गांव के जलाशयों से पानी लेने, मंदिरों में ना जाने की इजाजत नहीं है उन्हें। अब आज भी देखेंगे, अब गांव में बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें दलितों को उनके मंदिर में जाने से रोका जाता है, लेकिन वो लोग उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। क्यों? या तो वो अवेयर नहीं है, या उनकी संख्या बहुत कम है। वो बहुसंख्यक के खिलाफ, अल्पसंख्यक है, इसलिए वो उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहते कि हमारी सुनेगा ही कौन। लेकिन वो अवेयर नहीं है, और हमारा सिस्टम भी ऐसा ही है। अगर वो जाके आवाज़ उठाने लग गए तो उनको न्याय मिलने में शायद काफ़ी समय निकल जाएगा। इसलिए बहुत से लूप होल्स हैं जिसकी वजह से आज हमारे समाज में ये भेदभाव विविधताओं में आज भी मौजूद हैं। इसलिए इसको हटाने के लिए हमें जीरो से लेकर, ग्राउंड से लेकर हाई लेवल तक चेंज की बहुत आवश्यकता है। पूरे सिस्टम में चेंज की आवश्यकता है, लेकिन कोई इसके बारे में नहीं सोचता। सोचते जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। जिनके साथ हो रहा है वो भी सोचते हैं अरे कोई नहीं, इतना समय निकल गया और भी निकल जाएगा। लेकिन किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। आप संघर्ष करेंगे, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तभी चीज़ें कम होंगी, बंद होंगी। तो कुएं से पानी लेने से यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं थी, आज भी नहीं है। बहुत सी जगह नहीं है, मैं नहीं कहती कि हर जगह नहीं है, लेकिन बहुत सी जगह आज भी ऐसा है। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठकर पढ़ नहीं सकते। इसलिए ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, तो उसमें उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। उन्होंने अपने आप को बहुत से अधिकार दिए, अपने आप को सुप्रीम माना कि हम ही सब कुछ हैं, और जो उनसे नीचे थे उन्हें अछूत माना गया। आपको पता है ना, मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उनको काम के अकॉर्डिंग बांट देगा। इनका ये काम, इनका ये काम है, और उन्हीं रूढ़िबद्ध धारणाओं के अकॉर्डिंग हम आज भी चल रहे हैं। हम उनमें चेंज चाहते ही नहीं। 21वीं सदी में आ गए, लेकिन वो पहले जो कानून बन गए, पहले जो था वो आज भी है। हम उनको बदलना ही नहीं चाहते। कहते क्यों? ये तो हमारे पूर्वजों ने, अरे पूर्वजों ने बनाया तो क्या। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, कानून समाज के लिए है या समाज कानून के लिए है? कानून समाज के लिए है ना। समाज तो कानून के लिए नहीं बना है, कानून समाज के लिए बने हैं। तो समय के अकॉर्डिंग उन कानूनों को बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कानून बन गए उसके अकॉर्डिंग ही समाज चलेगा, नहीं, समाज के अकॉर्डिंग कानूनों को बदलना पड़ेगा। समय समय पर इसकी आवश्यकता पड़ती है कि हमें ऐसे कानूनों को बदल देना चाहिए, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। अब देखिए, अगले पृष्ठ पर हमें देखेंगे कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती के साथ भी भेदभाव हुआ। ऐसे बहुत ही बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए हैं। भारत के एक महान नेता भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने के लिए गए थे, और उनके पिता ने कहा कि वो ट्रेन से उतरे, वो अपने पिता का और उनके कुछ जो लोग थे उनके इंतजार कर रहे थे कि हमें लेने आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। 1 घंटा बीत गया। स्टेशन मास्टर ने पूछा, तुम हमसे हमारी टिकट मांगी जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम यहाँ क्यों रुके हैं? तो हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और पिताजी उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से अभी तक कोई आया नहीं। तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे, कैसे जाओगे? तो कोरेगांव पहुँचते हैं। कैसे पहुँचते हैं? हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। वो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। तो स्टेशन मास्टर को लगा कि हम एक ब्राह्मण परिवार से हैं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे, हमारी मुश्किल को देखकर वो बड़े परेशान हुए, और हिंदुओं में अक्सर ऐसा होता है। तो जब उनने हमसे पूछा कि हम कौन है, तो हमारे मुँह से निकल गया कि हम महार हैं। और महाराष्ट्र में महार जाति को बहुत ही अछूत माना जाता है। उनको एकदम धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हो गए। उन्होंने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और वहीं पे खड़े रह गए। हम वहीं पे खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गई। सूरज बिल्कुल छिप चुका था। पिताजी आए नहीं थे, उन्होंने उनके नौकर और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। काफ़ी घबराहट
घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी, जो आनंद था, वो अपनी निराशा में बदल चुका था। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर फिर लौट कर आए। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या इरादा है? तो उन्होंने कहा कि अगर हमें बैलगाड़ी मिल जाती तो हम यहाँ से कोरेगांव जा सकते थे। लेकिन जो उन्होंने कहा था कि हम महार हैं, तो ये बात ना सभी लोगों को पता चल गई थी। कोई गाड़ी वाला उन लोगों को ले जाने के लिए तैयार नहीं था। वो डबल किराया देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी वो कोई उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं था। स्टेशन मास्टर ने उनकी तकलीफ को समझा और लोगों के साथ मोल भाव करने लगे, लेकिन सभी लोगों ने मना कर दिया। अब देखिए, समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कि अब हम क्या करें। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद लिखा है। राइटिंग ऑफ एंड स्पीसीज, खंड 12, संपादन वसंत मून, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। तो देखिए, उनके साथ भी ऐसा भेदभाव हुआ, तो उन्होंने भी तो समझा कि ऐसा है, हमारे समाज में ऐसे लूप होल्स हैं, आज भी लोगों के साथ भेदभाव होता है, पहले भी होता था। पहले उन्होंने आवाज़ उठाई, इसके खिलाफ संघर्ष किया, तो हमें बहुत से कानून मिले जो आज हम फंडामेंटल राइट्स के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आज कोई उनमें चाहता नहीं कि हमारे पास राइट्स हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं चाहते कि हमें उन राइट्स का फ़ायदा मिले। और जब नहीं थे, उन्होंने संघर्ष किया, वो राइट्स लिए, और आज राइट्स हैं तो भी हम आवाज़ नहीं उठाना चाहते, तो भी हम आज डर के दब के रहते हैं। कल्पना करके देखिए कि कितना मुश्किल होगा अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो। आपको बड़ा बुरा लगेगा ना। तो देखिए, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। समानता के लिए संघर्ष। जब ब्रिटिश शासन में आज़ादी पाने के लिए संघर्ष किया, तो इसमें समानता के व्यवहार के लिए भी संघर्ष शामिल था। दलितों और जनजातीय लोगों, किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने शिक्षा का अधिकार मांगा। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याजों से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया, और उन्हें ये सब कुछ मिला भी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया, और संविधान को लिखने वालों ने सोचा कि हमारे संविधान में ऐसा कुछ होना चाहिए क्या, जिससे कि हम सबको एक ही धागे में पिरो सकें, कि हमारी सिर्फ एक पहचान है, भारतीय, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कुछ और। इसलिए उन्होंने संविधान में, देखिए, लोगों को इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। लोगों को उसके खिलाफ तरह के संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा बन चुके थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर। उनके साथ ऐसा हुआ था, तो उन्हें पता था कि समाज में कैसी कुरीतियाँ हैं, कैसे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसे दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना जाए। ठीक है, हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती हैं ऐसी सिचुएशन कि बस हमारी एक ही पहचान है कि हम इंडियंस हैं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हम भारतीय हैं, हम सब भाई भाई हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त। स्पृश्यता यानी छुआछूत का अपराध की तरह देखा जाता है। हाँ, आज इसको अपराध की तरह देखा जाता है, लेकिन आज भी हम ऐसा करते हैं। ये एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया अनटचेबिलिटी को, लेकिन आज के खत्म हो चुके। एक रूल, एक कानून बना देने से कुछ नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसको ग्राउंड लेवल पे उतारना पड़ता है, लोगों को अवेयर होना पड़ता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद उस कानून का उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती है, उसके बाद कुछ रिजल्ट निकलते हैं। ऐसा नहीं कि फाइलों में कानून बना के छोड़ दिया और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा भारत में संविधान ने सरकार में यह विशेष जिम्मेदारी डाली है कि गांव व गरीब और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार को फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा, विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। अब देखिए, जब तक हम विविधता की इज्जत नहीं करेंगे तो हम समृद्ध नहीं, भेदभाव करेंगे। जब हम किसी दूसरे धर्म को बराबर समझेंगे, अपने धर्म के समान उस दूसरे धर्म को हम इज्जत देंगे, उनकी संस्कृतियों को रिस्पेक्ट देंगे, तो हम समृद्ध बनेंगे। लेकिन अपने धर्म की, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के आगे हम उनको कम समझेंगे, उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो उन लोगों के साथ हम भेदभाव करेंगे। ऐसी चीज़ों के खिलाफ हमें लड़ना है। ठीक है, अच्छा जी। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। ऐसा है हमारे पास आज हम पढ़ते हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना।
तो ये हमें ये सुविधाएं फंडामेंटल राइट्स देती हैं। कहाँ से कहाँ तक है फंडामेंटल राइट्स? हमें हमारे पास 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। इनसे हमें बारह से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। अब देखो, समान व्यवहार हो सभी के साथ, सभी को समान अवसर मिले, ये समानता का अधिकार हमारे पास कहाँ है? कहाँ है ये समानता का अधिकार हमारे पास? ये समानता का अधिकार हमारे पास आर्टिकल 14 to 18 में, राइट टू इक्वेलिटी हमारे पास 14 to 18 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की हम, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को समान महत्व देता है, ठीक है, किसी एक धर्म के पक्ष में वो कभी नहीं रहता। तो ये हमारे पास कहाँ है? ये कहाँ है हमारे पास? ये आर्टिकल 25 से 28 में है कि हम हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हमें पूरी आज़ादी है अभिव्यक्ति की, राइट टू फ्रीडम है हमारे पास, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। हाँ, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ये राइट्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा कि हमारे पास कैसे कैसे फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा, अब देखिए इस पूरे चैप्टर को हम समराइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे। हम उस पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, देखिए पूर्वाग्रह, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? पूर्वाग्रह में हमने क्या पढ़ा? जब हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं, पहले से ही हम जब किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं और उसको दिमाग में बैठा लेते हैं और उसी पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है, वो उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। ज़्यादातर ये राय नकारात्मक होती है। हम कई चीज़ों में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, लोगों के धार्मिक विश्वास, उनके कलर, वो जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि, ये हमने पढ़ा। अब रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं? क्या होती है रूढ़िबद्ध धारणाएं? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। तो ये क्या है? रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। जैसे कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, अब ये हम समराइज कर रहे हैं सिर्फ रिवीजन के लिए कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी धारणाएं में प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग तरीके से देखने से रोकती हैं। उस व्यक्ति के पास अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं जो दूसरों से अलग हैं, वो कुछ अलग कर सकता है, लेकिन उनको रूढ़िबद्ध धारणाओं, पूर्वाग्रहों की वजह से ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसे हम भेदभाव कहते हैं। अच्छा, अब भेदभाव होता क्या है? असमानता एवं भेदभाव तब होता है जब हम इन पूर्वाग्रहों और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, तो भेदभाव होता है। धर्म विविधता का पहलू है, लेकिन जब हम अपने धर्म से ज़्यादा किसी दूसरे धर्म को इम्पोर्टेंस ना दें, उसको कम समझें, तो हम क्या करेंगे? किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करेंगे। तो ये भेदभाव का कारण भी बन जाता है। गरीबी के कारण भी भेदभाव होता है ना, गरीबी के कारण भी भेदभाव होता है। हमने पढ़ा कि कैसे दफ्तर, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को दोनों तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, विविधता के कारण भी और गरीबी के कारण भी। जैसे कि कुछ लोग माइनॉरिटीज से हैं, उनकी संस्कृति, उनके धर्म को इतना मूल्यवान नहीं समझा जाता, ऊपर से वो गरीब हैं, तो उन्हें इस दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ठीक है। उनको इस दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्या कारण है इसका? कि उनके समुदाय, उस समुदाय के सदस्य जिनकी संस्कृति को अधिक मूल्यवान नहीं माना जाता और वो गरीब भी हैं, जैसे लोगों को दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अच्छा, जाति व्यवस्था क्या है? जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? हमने पढ़ा कि लोगों को जातियों में बांट दिया गया कि इस जाति का काम यही है, वो इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकती है ना। और कुछ उसी बेसिस पे कुछ कामों को अच्छे और कुछ कामों को अपवित्र, गंदा, बुरा माना गया। इसलिए इसी कामों के अकॉर्डिंग जो लोग वो काम करते हैं उन्हें अपवित्र, अयोग्य और अछूत समझा गया है। तो इस बेसिस पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, इस बेसिस पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ये हमने पढ़ा, ये आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। दलित, नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। शब्द को अछूत से ज़्यादा वो पसंद करते हैं। दलित का क्या मतलब होता है? दबाया हुआ, कुचला गया। ये शब्द उनकी मनोदशा को असलियत में व्यक्त करता है कि उन्हें कैसे दबाया गया, कुचला गया। ये वर्ड उनको डिफाइन करता है, उनके लिए एकदम प्योर वर्ड है ये। कैसे? अछूत से आप क्या समझते? कोई अछूत होते क्या? कोई इंसान अछूत होता है क्या? आप भी वैसे ही हैं, और जिसे आप दलित या अछूत बोलते वो भी वैसा ही है। लेकिन आपके दिमाग में रूढ़िबद्ध धारणाएं, पूर्वाग्रह, जिसके अकॉर्डिंग आप उनको अछूत बोलते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन दलित
उनके लिए दलित सूटेबल क्यों हैं? क्योंकि हमने ऐसी रूढ़िबद्ध धारणाओं, पूर्वाग्रहों के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया, उन्हें दबाया, उन्हें कुचला है, उन्हें समान अवसर नहीं दिए गए हैं। इसलिए ये बताता है कि हमने उनके साथ कैसे भेदभाव किया है। ये दलित वर्ड ये बताता है, ठीक है, दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलितों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को शेड्यूल्ड कास्ट या अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। समानता के लिए संघर्ष भी बहुत है, जैसे दलितों ने मंदिर में जाने के लिए संघर्ष किया, महिलाओं ने शिक्षा के अधिकार की मांग की, इस तरीके से बहुत से संघर्ष भी हुए। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो नेताओं ने समाज में व्यक्त किए तरह की समानताओं पर विचार किया और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। ऐसा विचार उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनमें से कई नेताओं ने ऐसे पर्सनली फेस किया था, जैसे BR अम्बेडकर के साथ जो भेदभाव हुआ। इसलिए उन्होंने सोचा कि भारत में ऐसी बहुत सी कुरीतियाँ हैं जिन्हें खत्म करना बेहद ही आवश्यक है। इसलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दिए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए, इनके बारे में अवेयर होना चाहिए। आपको पता है, आप दूसरों को बताइए, उनको अवेयर कीजिए। देखिए, जब तक हम इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम संघर्ष नहीं करेंगे, सरकार इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी, तब तक इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो हमें कदम उठाना पड़ेगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये चीज़ें ख़त्म होंगी। तो आई होप आपको विविधता और विविधता में भेदभाव सब कुछ समझ आया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हमने सब कुछ पढ़ा, यहाँ पे आप देख लीजिए, बुक भी पढ़ी और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी बुक से रिगार्डिंग हमने उनको भी पढ़ा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे कैसे है। आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर, हम आपका हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, लेकिन फीडबैक ज़रूर देके बताएं। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।